Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So, 10 days are left for your CDS and NDA written exam और जो भी चीज़ें आपने प्रिपेयर की हैं उनको रिवाइज करने के लिए आपको लास्ट का 10 डे प्लान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करने वाला है इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर इन योर एग्ज़ाम। राइट, चलो तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं। अभी आपका मूड मान लिया ऐसा है, आप सोशल मीडिया देख रहे हो, बुक आपकी साइड में रखी हुई है और जैसे ही रिजल्ट आता है आपका मूड कुछ ऐसा हो जाता है ना, ऐसा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ये चीज़ ना हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन 10 डेज़ को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो? आप अच्छे से बैठ के एक प्लान बना सकते हो, है ना, कि आप कैसे हर एक सब्जेक्ट को टाइम देने वाले हो। 3 सब्जेक्ट आपकी होने वाली हैं। फर्स्ट वन इज जीएस, सेकंड वन इंग्लिश और फिर आती है मैथ्स, है ना। सीडीएस हो या एनडीए हो, सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, सिलेबस आपका थोड़ा सा डिफ़र करता है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की। जीएस में क्या चीज़ें आप फॉलो करो जिससे आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो। तो जीएस की स्ट्रेटजी की बात करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं और इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना कि क्या है, आखिर इनमें क्या आप पकड़ पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड एज्यूम्ड द टाइटल्स मत्तविलास, विचित्रचित्त एंड गुणभारा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में, मतलब इसी साल में मई के मंथ में, राइट। और इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन वन। ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया द टर्म्स विचित्रचित्त, चित्रकारपुली एंड चैत्यकारी रिफर टू। क्या हैं? मार्केट्स हैं, टेम्पल्स हैं, टाइटल्स हैं, सेंटर्स ऑफ कलर मेकिंग है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी सीएपीएफ 2025 में, मतलब ये मई के मंथ में पूछा गया है और ये अगस्त के महीने में। अब मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन ही कोई अगर देख के गया होता तो उसके यहाँ पर +2 मार्क्स सिक्योर हो गए होते, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि विचित्र चित्त क्या है, एक टाइटल है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये टाइटल है ना। किसके लिए लिया गया है? ये महेंद्र वर्मन वन के लिए लिया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, 15 क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी एनडीए 1 2024 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following is the author of the books The India Way and Why भारत Matters। यहाँ पर आपके ऑप्शंस देखो, भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर, सुब्रमण्यम जयशंकर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 में, मतलब ये अप्रैल के मंथ में पूछा गया है और ये मई के मंथ में, राइट। और सेम बुक के राइटर के बारे में पूछा गया है ना। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? एस जयशंकर साहब। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बुक लिखी है, द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। ये 2 क्वेश्चंस आपने देखे। अब यहाँ पर इधर आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ऑप्शंस हैं आपके, द एडिशन ऑफ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ जिप्सम CaSO4 लेंथन्स द सेटिंग पीरियड ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कोलाइडल थ्योरी जेल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड एंड व्हेन दीज सेल्स हार्डन द सेल सेट सीमेंट लूजेस स्ट्रेंथ। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। फोर्थ पे आओ, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल स्ट्रेंथ विच अकर्स इन अबाउट अ ईयर। बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन पे आओ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये वाला ऑप्शन गलत था, ठीक है, मतलब यही वाला आपको फिल करना था अगर किसी ने यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का एग्ज़ाम दिया है तो, क्योंकि ट्राई कैल्शियम
सिलिकेट नहीं होता, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो, जियो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसमें विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग। अब किसी ने अगर ये वाला ही ऑप्शन पढ़ के गया होता, ठीक है, तो वो आराम से कर देता कि ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ना, क्योंकि आप सही ऑप्शन तो देखते ही, फिर देखते आप मतलब कि अच्छा ये वाला गलत है तो फिर सही क्या है, ठीक है, तो आप देखते ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नहीं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अब मैं आपको यहाँ से क्या बताने वाला हूँ, अब जीएस में क्या होता है कि जीएस हो या कहीं भी हो यार, ठीक है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वही रिपीटर्स नहीं होते, यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं ना वो भी रिपीटर्स हैं, वो भी अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं, और रिपीट इस तरह से करते हैं केवल उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं, दूसरे वाले एग्ज़ाम्स में भी। तो यहाँ से लर्निंग ये मिलती है हमें कि जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, जो सीडीएस के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम के तो 5 से 10 साल के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो तो किए ही होंगे, अगर नहीं किए हैं तो भाई करने चाहिए थे, ठीक है, अभी भी अगर नहीं किए हैं तो कर लो, ठीक है, टाइम है एट लीस्ट 5 ईयर्स के, ठीक है, वो तो आपको करने ही हैं। लेकिन साथ में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, मिनिमम आपका ये है कि आप 2025 के 3 पेपर्स हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया जियो साइंटिस्ट का, ठीक है, एक हो गया जियो साइंटिस्ट का, और दूसरा हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है, तीसरा हो गया सीएपीएफ का। ये 3 पेपर आपको 2025 वाले ज़रूर करके जाने हैं, है ना। अगर आप 2024 के भी कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो करके ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो हिस्ट्री सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और आगे भी मैं ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उन सब के जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो सारे लाने वाला हूँ। सीएपीएफ हो गया या प्रीलिम्स हो गया या फिर जियो साइंटिस्ट हो गया, सारे शायद न हो पाएँ, लेकिन जितने ज़्यादा हो पाएंगे, ठीक है, उतने बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको ये चीज़ें देख के जानी हैं, राइट। और इसके बाद तो पहले हो गए पीवाईक्यूज़, ठीक है, और पीवाईक्यूज़ में तरीका मैंने बता दिया, आपके रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम के हो गए, और दूसरे हो गए आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं दूसरे जो इस यूपीएससी ने कराया है रीसेंट एग्ज़ाम्स। तो पहला हो गया पीवाईक्यूज़, और दूसरा हो गया आपका जो भी आपके पास जो नोट्स हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करो, नई चीज़ मत उठाना, उन्हीं चीज़ों को जो भी आपने पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ को रिवाइज़ करते रहो 10 दिन। और तीसरा हो गया आपका करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर ऑब्वियसली नया आने वाला है, ठीक है, वो तो पीवाईक्यू से नहीं आपको मिल सकता, तो फिर वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने कर ली जीएस में, दैट इज़ मोर देन इनफ, और मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में मैं ये बताऊंगा कि आपने अगर 4 चीज़ें कर ली, 4 चीज़ें क्या हैं वो, पहली है रीडिंग न्यूज़पेपर, सेकंड है वोकैबलरी, थर्ड है ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हो गए, और फोर्थ है सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वोकैबलरी यूजेस। आपने अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर देखा हो सीडीएस का या एनडीए का, या फिर आपने 2024 के देखे होंगे, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा है यूपीएससी का, उसको अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो देखा होगा किसी ने बहुत अच्छी अपनी ग्रामर कर रखी है, ठीक है, और किसी की रीडिंग स्किल्स जो हैं वो एकदम ज़ीरो हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर मान लिया कोई हैबिचुअल रीडर है ना, और ग्रामर के रूल्स एक टाइम पे उसे नहीं भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर रीड करते टाइम क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी वोकैबलरी जो है वो इकट्ठा हो जाती है। दूसरी बात, बहुत से ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं ना, कहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, ही के बाद डज होना चाहिए, दे के बाद डू होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती रहती हैं, और वही चीज़ें हमें एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं, राइट। तो
न्यूज़पेपर रीड करते रहना है। और यहाँ पर देखो कुछ और एस्पिरेंट्स होते हैं, वो अलग ही तरह के खिलाड़ी होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता है ना, वो न्यूज़पेपर रीडिंग कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। भाई ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर आपको रीड करते रहना है, ठीक है। 2 से 3 आर्टिकल ही उठाओ, 30 मिनट्स की रीडिंग करो, लेकिन करो ज़रूर। क्या होगा, इससे रीडिंग का स्टेमिना आपका बना रहेगा, ठीक है। देखो 2025 में हुआ था ना, बहुत से एस्पिरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर ही नहीं पूरा पढ़ पाए थे। वो कह रहे थे भाई मैं तो क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पाया, ठीक है, पता नहीं कैसे हुआ, इतना लेंदी आया था। वो लेंदी नहीं था, वो ऐसा था कि आपकी जो रीडिंग की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है, ठीक है। आप रीड कई बार कर भी लेते हो तो आप रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी उस तरीके की, है ना। तो ये करते रहना है। दूसरा है वोकैबलरी। आप वोकैबलरी कहाँ से कर सकते हो, ये आप कर सकते हो PYQ से, राइट। PYQ से कर सकते हो। PYQs की वोकैबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना केवल जो क्वेश्चन जो UPSC ने पूछ रखा है और उसका ऑप्शन, बल्कि जो 3 ऑप्शन और होते हैं ना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी ज़रूर से करना है। और यहाँ पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो यहाँ पर मैं PYQs के जो वोकैब है ना उनको मैं कवर कर दूंगा, CDS और NDA दोनों के। अगली बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जहाँ से आपको मिल सकें, ठीक है, वो कर सकते हो। बाकी PYQs पे डेफिनेटली आप रिलाय तो कर ही सकते हो, ठीक है। मैं PYQs के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, राइट। और फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये भी कई बार डायरेक्टली 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो तो आते ही हैं। दूसरा आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और भी जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, बहुत जगह ये हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वोकैबलरी यूजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो रिसेंटली देखा है उसमें वोकैबलरी वो डायरेक्ट केवल उनकी मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको यूज़ करना नहीं पता, आपको उसकी मीनिंग पता है, तब भी आपको मतलब उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है वोकैबलरी के लिए जो मैंने अपलोड किया था, वहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि वर्ड की आपको मीनिंग तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। मीनिंग सबसे पहले, वो तो इसेंशियल है। फिर आपको कैसे यूज़ करना है वो भी आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक आपने वर्ड उठाया, ठीक है, और वहाँ पर आप क्या करते हो, उस वर्ड पे एक सेंटेंस बनाते हो, ठीक है, सेंटेंस बनाते हो। अब यहाँ पे सेंटेंस अगर बनाओगे तो यहाँ पर देखो, सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पर आपकी जो ग्रामर है ना वो भी साथ साथ में इम्प्रूव होती रहेगी। आप चेक कर सकते हो ChatGPT या फिर कहीं से, ठीक है, कि इसमें क्या एरर है इस सेंटेंस में, है ना, और मैंने जो वर्ड है ये अच्छे से यूज़ किया है या नहीं किया है, तो आपकी ग्रामर भी सही होगी। और फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको कहाँ हेल्प होने वाली है, वो होने वाली है एरर डिटेक्शन में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, है ना, और जो ये वोकैबलरी यूसेज पूछते हैं, मतलब बहुत जगह ये चीज़ हेल्प करने वाली है, जो कि है सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, इन 4 चीज़ों पे ध्यान दे दिया आपने। रीडिंग हो गया, वोकैबलरी हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हो गए, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वोकैबलरी यूसेज, आपको सर्टेनली काफ़ी हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में अभी क्या कर रहे होंगे कुछ एस्पिरेंट्स, ठीक है, वो भाई अलग ही जोन में चलते हैं, वो देख रहे हैं बढ़िया से मैराथन, ठीक है, मैराथन देख रहे हैं, और उनकी जो दिमाग में कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी बढ़िया से फीड हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ में आ रहे हैं। लोग इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ यार हेल्प होती ही है, वो मतलब समझ में आ ही जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वीडियोस वगैरह तो देख लिया, उसके बाद जब एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो उनका मूड कुछ ऐसा हो जाता है। अब वहाँ वो समझ नहीं पाते, यार मैंने इतने बड़े बड़े मैराथन देखे थे, इतना कुछ मैंने देख रखा था मैथ्स के लिए कंटेंट, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि आपका क्यों नहीं लग रहा है, पता है क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप ये जो डिवाइस है ना, इस पर आपका पूरा ध्यान है। पेन आपका साइड में पड़ा हुआ है और पेपर आपका साइड में पड़ा हुआ है, आप केवल देखे जा रहे हो, केवल देखे जा रहे हो। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो लर्निंग है ना वो पैसिव स्टेट में चल रही है, ठीक है, पैसिव लर्निंग आपकी चल रही है। और आपको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, जो कि मतलब यहाँ पर आपको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है, वहाँ पर आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, तो मतलब आपको लगता है यार ये चीज़ हेल्प करने वाली है एक्चुअल एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो
क्या करना है आपको, आपको पैसिव लर्निंग ना करके आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। वो कैसे होगी भाई? वो ऐसे होगी कि आपको उठाना है एक पेन, ठीक है, और एक उठाना है पेपर, ठीक है, पेन और पेपर, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये गैजेट वगैरह रखो साइड में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई किसी के मैराथन वीडियोस मत देखो, या फिर कोई वीडियोस अगर अपलोड कर रहा है तो उसे मत देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन या तो आप एक काम करो, पेन और पेपर साथ में लेके बैठो और उसे पॉज कर करके सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, ये यही है कि पेन और पेपर अपने साथ लेके आपने बैठना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे मैराथन देख रहे हो तो इससे अच्छा तो ना ही देखो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। तो फिर क्या करना है, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और सॉल्व क्या करना है, सॉल्व केवल पीवाईक्यूज करने हैं। अब देखो मैथ्स में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई और चीज़ उठाओ, कोई और क्वेश्चंस उठाओ, आप केवल पीवाईक्यूज उठाओ, ठीक है। आप 300 या 500 क्वेश्चंस का एक टारगेट बनाओ, ठीक है, 10 दिन में, और एटलीस्ट 40+ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो, ठीक है, डेली सॉल्व करो पेन और पेपर ले करके, क्योंकि इससे क्या होगा, आप एकदम मतलब सराउंडेड रहोगे उस पर्टिकुलर माहौल से कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपकी जो मतलब आपका जो ब्रेन है ना वो अच्छे से फंक्शन करेगा मैथ्स में। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप देख लेते हो, उसके बाद जब आप बैठते हो ना एग्जाम में, अचानक से पैनिक कर जाते हो, क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, है ना, समझ रहे हो। और फॉर्मूले रिवाइज करने की बात रही, एक बढ़िया शीट बनाओ, ठीक है, शीट बनाओ, पहले आप देख के लिख सकते हो, या फिर फॉर्मूले आप कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूले आप केवल पेन और पेपर लेके बैठो, कुछ ना लेके बैठो, अब बस फॉर्मूले लिखते जाओ, देखो आपके कितने याद हैं, कितने आपको फॉर्मूले याद हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर रेफ़र करो कहीं से, ठीक है, गूगल से या फिर कहीं किसी बुक से, देखो कि अच्छा ये वाले फॉर्मूले रह गए तो उन्हें नोट डाउन करो, अगली बार फिर से लिखो, ठीक है। ये तरीका होता है फॉर्मूले रिवाइज करने का, पेन और पेपर बस लेके बैठ जाना, है ना। तो मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में भाई पीवाईक्यूज उठाओ और उन्हें सॉल्व करो, पेन और पेपर के साथ सॉल्व करो। उसके बाद बात आती है मॉक और पीवाईक्यूज की। अब कुछ लोग देखो पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, बढ़िया बात है, कुछ लोग मॉक कर रहे होंगे, किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, सब बढ़िया चीज़ है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग मॉक करते हैं या पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है, अब बढ़िया नंबर आ गए, ठीक है, अब नंबर आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, खुश हो गए, वाह, ठीक है, और नेक्स्ट वाले पे चले गए। कुछ लोग लगाते हैं, ठीक है, अब अगले वाला लगाया, मान लिया उसमें ख़राब आ गए, ठीक है, अब मूड ख़राब हो गया, है ना। तो अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले पे लगाने चले जाते हैं। अगर आप और क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को या मॉक को एनालाइज नहीं करते हैं, बस वो या तो खुश हो जाते हैं या तो दुखी हो जाते हैं, बस इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं। भाई अगर ऐसे कर रहे हो बिना एनालिसिस के, अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो आई वुड से कि आप बेकार में खुद को टेंशन दे रहे हो। इससे अच्छा आप ना सॉल्व करो, ठीक है, इससे अच्छा आप ना सॉल्व करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आप खुश तो रहोगे, है ना, टेंशन तो नहीं होगी। अदरवाइज़ मॉक और पीवाईक्यूज करने का बेनिफिट तभी है जब आपने किया और उसके बाद आपने प्रॉपर बढ़िया से डिटेल में उसको प्रॉपरली एनालाइज किया, ठीक है, तभी वो चीज़ हेल्प करती है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये चीज़ करो, एनालाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलो। नेक्स्ट आपके 10 दिनों में एक चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर हेल्थ। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली है एक्सरसाइज, ठीक है, पहली है एक्सरसाइज, ठीक है, प्लस रनिंग, और रनिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है, कोई भी एक चीज़ कर लो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए मॉर्निंग में, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी रहती है, आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, ठीक है। बढ़िया मॉर्निंग में उठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, पानी पियो, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज करो, फिर पानी पियो, है ना, और ये चीज़ बढ़िया रहेगी। दूसरी है गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ठीक है, स्लीप आपको बढ़िया लेनी है, एटलीस्ट 7 आवर्स की, ठीक है। आपको लगता है कि यार नहीं अब तो एग्ज़ाम आ गया, मैं 3 घंटे सोऊंगा, 2 घंटे सोऊंगा, अरे यार ये सब मत करो, ठीक है।
बढ़िया अच्छी नींद लो, जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो, बाकी टाइम आराम करो, ठीक है, ये चीज़ अच्छी रहती है। और तीसरा आपका क्या है कि जंक फूड, ठीक है, जंक फूड खूब बढ़िया से खाना है, ठीक है, मतलब नहीं खाना है, ठीक है, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं छूना है, ठीक है। वैसे तो यार डिफेंस एस्पिरेंट हो, खाना ही नहीं चाहिए, अगर खा भी रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आजकल अवॉइड करो, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, अदरवाइज़ कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाती है। और चौथा हो गया, चौथा क्या हो गया, चौथा है ब्रेक, राइट, चौथा है ब्रेक, ठीक है, अच्छे खासे ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक बहुत ज़रूरी है। मान लिया आप 1.5 और या फिर 2 आवर की स्टडी करते हो, ठीक है, उसके बाद भी आप लगे हुए हो, ठीक है, उसके बाद भी आप लगे हुए हो। देखो यार, ब्रेन का ना एक अटेंशन स्पैन होता है, ठीक है, अराउंड मतलब 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, जो भी, ठीक है, खींच खांच के अपना मतलब जो भी है 50-60 मिनट तक लेके जाते हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा करते हो, 1.5 से 2 घंटे कर सकते हो पढ़ाई, ठीक है, वन गो में। लेकिन उसके बाद देखो यार 10 से 15 मिनट का ब्रेक तो ज़रूर बनता है, इतना तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं लोगे तो फिर ऐसा होगा आप देख रहे हो बुक को और बुक देख रही है आपको, और बस दोनों बैठे हुए हैं एकदम शांत, एकदम बढ़िया सी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर से लगना है, थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए खुद को टाइम तो देना ही पड़ता है ना। तो ये हो गया आपका हेल्थ का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले और बिल्कुल करना ही चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आपका OMR शीट। क्या होता है, बढ़िया प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि OMR शीट ही गलत भर दी, फिर बाद में कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये चीज़ अवॉइड करो। क्या करना है आपको, ये चीज़ कैसे अवॉइड हो सकती है, आई वुड से 10 कॉपीज़ ऑफ OMR शीट, ठीक है, ये आप लेके बैठो, ये लेके बैठो 10 कॉपीज़ ऑफ OMR शीट। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, अब जैसे कुछ लोग होंगे जो मॉक या PYQs डिजिटली सॉल्व कर रहे होंगे, बढ़िया है, करते रहो, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन से कर रहे होंगे, करते रहो, लेकिन एट लीस्ट 10 OMR शीट जरूर फिल करके जाना। कैसे फिल करोगे, कोई ऐसे 10 ऑफलाइन पेपर जरूर सॉल्व करना जिसमें आप OMR शीट को फिल करो और उसके बाद में आपको पता चले कि आप अच्छे से OMR शीट को फिल कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ से, आपको कोई नई चीज़ नहीं लगेगी कि आप ये बहुत ही नई चीज़ है यार OMR शीट फिल करना, और आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आप एकदम उसके बढ़िया मतलब है कि आपकी हैबिट बन चुकी है बढ़िया सी, है ना। तो इस चीज़ को बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ डूज और डोंट्स की। कुछ चीज़ें जो आपको करनी है, ज़रूर करनी है, कुछ चीज़ें आपको किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। जो चीज़ें करनी है दैट इज़ रिवीज़न आपको करना है, कितनी भी चीज़ें हों, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज़ ज़रूर करके जाना, क्योंकि कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो चलेगा, लेकिन अगर किसी के बारे में आपको आधा आइडिया है ना, वो चीज़ नहीं चलेगी UPSC में, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो निगेटिव मार्किंग होती है दैट इज़ ऑफ 1/3, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप बिल्कुल भी गलतियाँ आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है। जितनी ही ज़्यादा चीज़ों में आप श्योर हो जाओ, बिल्कुल यार, तुक्के देखो सब कोई मारता है तो आपको मारने हैं, लेकिन जितने ज़्यादा कम हो सकें उसके लिए आप जितने ज़्यादा श्योर होगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों में आप श्योर होगे उतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो रिवाइज़ करो चीज़ों को। नेक्स्ट है PYQs से जितना ज़्यादा आप घिरे रहोगे, जितना ज़्यादा खुद को सराउंड करके रखोगे PYQ से, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। क्या होता है कि UPSC की एक डेफिनेट एक सर्टेन लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज को कोई मतलब उतना कॉपी कर नहीं पाता, कितने भी अच्छे कोई मॉक बना दे, लेकिन UPSC की लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो हो गई, वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे, उनसे जितना ज़्यादा खुद को सराउंड रखोगे उतना ज़्यादा आपको लाइट फील होगा, आपको हल्का और हैप्पी फील होगा कि यार मैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से घिरा हुआ हूँ, ये तो हेल्प करने वाली है ना। तो PYQs से खुद को घेर के रखो, और क्या करना है उसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको। आपके जो रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम है उसके तो 5 साल के करने ही करने हैं, ठीक है, 5 ईयर्स के, और साथ में रीसेंट
रिसेंट में मैं जो बता रहा हूँ 2025 तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 2024 इम्पॉर्टेंट है, कर लेना अगर कर पाओ तो, ठीक है। और इसमें क्या करने हैं 2025 के जो मैं बता रहा हूँ 5 ईयर्स के आपके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम के 2025 के CSC हो गया, ठीक है, आपका जो CSE हो गया, ठीक है, और CAPF हो गया, ठीक है, और जियो साइंटिस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम्स आपको मतलब इनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके देखना है, और मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो, राइट। जैसे मैंने हिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, CSE का सेक्शन जो है 2025 वाला, और जियोग्राफी का अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, राइट। और नोटिंग डाउन मिस्टेक्स, आपने अगर अपनी गलतियों को नोट नहीं किया तो फिर आपने क्या ही किया, है ना। मतलब आप मतलब उनको एकदम इग्नोर करते जा रहे हो, आप सेम मिस्टेक्स करते जा रहे हो, तो फिर वो कहावत है ना, कहते हैं कि अगर आपने कल अगर आप आज वही चीज़ें कर रहे हो जो आप कल कर रहे थे, तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको कल मिल रही थी, है ना। तो गलतियों को नोट डाउन करो, उसके बाद उन पर काम करो, वही चीज़ आपको हेल्प करेगी, है ना। तो फिर इसमें क्या हो सकती हैं आपकी गलतियाँ ये होती हैं, जैसे के लिए आपका एक एग्ज़ाम हो, आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाया, मैं GS का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे के लिए CDS वालों का 120 क्वेश्चंस हो गए, NDA वालों के 100 हो गए, ठीक है। इन्होंने 100 में से 60 क्वेश्चंस करे, उसमें से इनके 40 सही हो गए और 20 गलत हो गए, है ना। और इन्होंने मान लिया करे 80, ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि 60 इनके सही हो गए, ठीक है, और 20 गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो 40 छूट गए उन पे फोकस अब नहीं करना है, अब वो टाइम बचा नहीं। यहाँ पर इनके जो 40 छूट गए वहाँ पर फोकस नहीं करना है, अब उसका टाइम नहीं है। अगर हाँ यहाँ पर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा आपने सोचा फिर आप नहीं कर पाए, तो आप बिल्कुल उसके पीछे उस क्वेश्चन के पीछे जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको फोकस करना है आपके क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, है ना, ये जो गलत हुए हैं ना उन पे ज़्यादा फोकस करना है लास्ट के कुछ दिनों में। नेक्स्ट है आपका OMR प्रैक्टिस। OMR प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले ही बता दिया, है ना। आपको पता होना चाहिए एक्चुअल वे ऑफ फिलिंग द OMR शीट। और लास्ट में मैं कहूँगा बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि इससे जो हमारे जो काम जो हमारा ख़राब होने वाला होता है वो भी अच्छा हो जाता है, और आपकी होती ही है एक OLQ तो होती है लाइवलीनेस की, है ना। जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहते हो, लाइवली रहते हो, ठीक है, पॉजिटिव रहते हो, उतना अच्छा काम आपका होता है। तो फिर क्या होता है कि कई बार हमारा जो प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाता है। तो ये हो गए डूज। डोंट्स की बात करें तो फिर नए टॉपिक्स, सबसे पहला तो बात यही है कि लास्ट के 10 दिनों में अगर आप न्यू टॉपिक्स उठा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ही तगड़ा वाला एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हो, और जिसमें आप वेरी लाइकली यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, है ना। ये नए टॉपिक्स में ये वाला एडवेंचर बिल्कुल मत करना। अब ये 10 दिनों में ऐसा कोई टाइम नहीं बचा है कि आप ये चीज़ करो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो लास्ट के 10 दिनों में बहुत ज़रूरी है। वैसे तो डिफेंस एस्पिरेंट हो, जितना ज़्यादा दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल जो ब्रेन रॉटिंग एक्टिविटीज़ जो आ गई हैं, जैसे कि रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, वो भाई दिमाग ख़राब कर देती है चीज़ों का, लोगों का, है ना। तो उस चीज़ को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको, उससे क्या होता है कि आपको एक रोबोटिक एक्सपीरियंस मिल जाता है। आप बिल्कुल, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ना ख़त्म हो जाती है कतई, ठीक है, आप कुछ सोच ही नहीं पाते हो। आप अगर आधे घंटे तक रील्स या शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल कर लो, उसके बाद आप सोचो कि मैंने पढ़ाई तो वैसे करनी है, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बहुत कम हो जाती है, आपका दिमाग उतना चलता नहीं है फास्ट, है ना। फिर आता है लेट नाइट स्टडी। लेट नाइट स्टडी देखो यार अवॉइड करो। आजकल जैसे बहुत से एस्पिरेंट हो गए जिनको 3-4 बजे तक पढ़ने की आदत होगी रात में, फिर वो 10-11 बजे तक सोते हैं। अच्छा है अगर आप पढ़ाई के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी देखो टाइम ये है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करो, फेजेस में कर सकते हो। जैसे के लिए आज आप 2 बजे सो जाओ, कल आप 1 बजे सो जाओ, फिर 12 बजे सो जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम तक एटलीस्ट ऐसे कर लेना कि 9 बजे उस दिन ज़रूर सो जाना, ठीक है, उस दिन 9 बजे सो जाना, ठीक है, और सुबह आपको जल्दी से उठना होगा, ठीक है, बढ़िया से अच्छी सी नींद भी लेनी है, ठीक है। तो उस दिन एटलीस्ट अच्छी सी नींद लेके जाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, है ना। नेक्स्ट है आपका जंक फूड आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और नेक्स्ट है आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है।
पैनिक करने से, जैसे आपको पॉजिटिव होने से क्या होता है कि प्रिपरेशन अच्छी ना होने के बावजूद आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाता है। पैनिक होने से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, राइट। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अगर प्रिपरेशन पे आपने अच्छे से फोकस किया है तो रिजल्ट से क्यों इतना डरना। जैसे श्री कृष्णा भी कहते हैं, ठीक है, कि मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो फिर बिल्कुल वही वाली चीज़ है, ठीक है। आपको क्यों इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट के 10 डेज़ आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, है ना, बढ़िया से यूटिलाइज़ करो, उसके बाद रिग्रेट भी नहीं रहेगा। चलो, तो ये सारी बातें थी लास्ट के 10 दिनों में फॉलो करने वाली, जो मैंने आपको पहले तो सब्जेक्ट वाइज बताई, ओवरऑल आपका रूटीन वगैरह क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, राइट। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट है हेनरी फोर्ड की, जो मैंने अपने पहले वीडियो में डाली थी, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि आपको क्या लगता है, आपको अगर जो लगता है ना वही सही है। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट, है ना। सो हियर आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।